प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य की परंपरा, काल विभाजन और आदिकाल तक पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी भाषा के पहले कवि के बारे में, पहली रचना के बारे में, और ये काव्य क्या होता है, इसके कितने भेद हैं और हिंदी साहित्य में काव्य का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके प्रत्येक लाइन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का आदि कवि। हिंदी भाषा के आदि कवि के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न राय दिए हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा को भी लेके बहुत से विद्वानों का बहुत ही ज़्यादा मतभेद देखा गया था। नामकरण को भी लेके बहुत से विद्वानों में मतभेद हम देख चुके हैं। उसी प्रकार दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला आदि कवि कौन है, इस पे भी बहुत से विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को वो हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे हैं शिव सिंह सेंगर, ये पुष्प को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। कहीं कहीं आपको पुष्प का नाम पुंड भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पुष्प और पुंड एक ही व्यक्ति हैं, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं चौथे विद्वान गणपति चंद्र गुप्त, ये शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का आदि कवि मानते हैं। इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये चंद्रवर दाई को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। छठे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, ये विद्यापति को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। उसके बाद दोस्तों सतवां आता है राहुल सांस्कृत्यायन, ये सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। दोस्तों, इसमें से बहुत से विद्वान हैं जो ऐसे कवि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं जो अपनी रचना अपभ्रंश में रचे हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत ही मतभेद के बाद एक सर्वमान्य नाम सरहपा, ठीक, जो सरहपा कवि हैं, इन्हें हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर्वमान्य के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि सरहपा है। ठीक है, कवि के बाद दोस्तों फिर वही दुविधा हमें पहली रचना पे भी मिलती है कि हम लोग किसे हिंदी साहित्य का पहली रचना माने। ठीक है, तो बहुत से विद्वानों के सर्वमत के अनुसार जो पहली रचना है जिसे हम लोग हिंदी साहित्य की पहली रचना मानते हैं वो है श्रावकाचार। ठीक है, इस रचना को दोस्तों हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। इसका रचना काल है दोस्तों 933 ईस्वी में, ये इस रचना का काल माना जाता है। और इसके रचनाकार हैं दोस्तों आचार्य देवसेन। ये जो कृति है श्रवकाचार्य की, ये आचार्य देवसेन द्वारा की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों 933। ये दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि आज का जो क्लास है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रा सा भी स्किप ना करिए, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आप ज़रूर ही अपना 2 नंबर खो देंगे। इसलिए आप मेरा ये वीडियो आज का पूरा देखिए और बहुत ही शांत मन से देखिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। दोस्तों उसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर एक काल के साहित्य को दोस्तों भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि आदिकाल के साहित्य को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो आदिकाल के साहित्य को हम लोग दोस्तों 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। और ये चारों हैं दोस्तों, इन चारों पे मैं आपको एक एक करके आगे के वीडियो में चर्चा करूँगी।
ताकि आपको हर एक जो काल है या हर एक जो काव्य है उसका जो आप बहुत ही अच्छे से आप उस पे पकड़ बना सकें, और उससे जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। पहला है दोस्तों रासो साहित्य, इसे चारण काव्य भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है रास साहित्य, इसे जैन काव्य भी कहते हैं। बहुत से बच्चे रासो और रास्य को एक ही साहित्य मानते हैं। नहीं दोस्तों, ये दोनों ही अलग है। रासों में चारण काव्य आता है जिसमें हम आश्रयदाताओं की प्रशंसा देखते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि क्या उस समय के जो कवि थे वो क्या करते थे, अपने आश्रयदाताओं की बढ़ चढ़ की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। वो सारे साहित्य को हम लोग रासो काव्य के अंदर रखते हैं। और रास साहित्य में बच्चों हम लोग जैन काव्य को रखते हैं। जैन धर्म के अनुसार जितने भी काव्यों का रचना किया गया दोस्तों, वो सारे साहित्य को हम लोग रास साहित्य में ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों में अंतर मैं समझा पाई होंगी। तीसरा है दोस्तों सिद्ध साहित्य। जैसे कि ये जैन काव्य है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों ये बौद्ध काव्य है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या पाएंगे कि बौद्ध धर्म के जितने भी ब्रजयान महायान जितने भी भागों में वो बट गया, उन सब के अंतर्गत जितने भी साहित्य की रचनाएं रची गई वो सारे दोस्तों सिद्ध साहित्य के अंतर हम लोग देखते हैं। और चौथा आता है बच्चों नाथ साहित्य। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, शैव काव्य को देखते हैं कि भगवान शंकर को लेके जितनी भी रचनाएं रची गई वो सारे दोस्तों नाथ साहित्य में अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन सब पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी एक एक साहित्य को करके, और उसको उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इन चारों साहित्य को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों का क्या मत है। ये भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इन चारों में से केवल रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य की रचना मानते हैं। शेष तीन साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक के शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम देखें कि ये क्या है, एक रासो क्या है, वो चारण काल है। उसके बाद दोस्तों ये जो तीनों है दोस्तों क्या है, जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। इसलिए दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या कहते हैं कि जो रासो साहित्य है, जो सिर्फ रासो साहित्य वही क्या है दोस्तों, आदिकालीन साहित्य है। शेष जो तीन है उसको क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, इसे तो हम लोग साहित्य के अंदर ला ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर हम लोग धर्म की शिक्षा हमें मिलती है, ठीक है। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। लेकिन दोस्तों जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विश्लेषण किया तो क्या देखते हैं कि वे तीनों ही साहित्य को आदिकालीन साहित्य मानते हैं। बोलते हैं कि इनका जो शेष तीन का भी जो साहित्य है दोस्तों उतना ही उत्कृष्ट है, उतना ही उच्च कोटि का है और उतना ही समाज के लिए उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन चारों को ही आदिकालीन साहित्य मानते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आदिकालीन साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं भी प्राप्त हुई जिनको इन चारों साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी भी रचनाएं दोस्तों मिली हैं जिनको हम लोग इन चारों के अलग देखते हैं, इन चारों से इतर देखते हैं, जिनको हम लोग इन चारों की श्रेणी में नहीं रख सकते। कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेकर कवि ने अपनी रचनाएं रची हैं, ठीक है। उन रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी रचनाओं को फुटकल रचनाएं नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसी रचनाएं जो इन चारों साहित्य के अंतर नहीं रख सकते उनको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, फुटकल रचनाएं कह के पुकारते हैं। हमसे ये क्वेश्चन बनता है कि फुटकल रचनाएं में कैसी रचनाएं हैं दोस्तों। आदिकाल की फुटकल रचनाएं वैसी रचना है जो मुख्य जो चार श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत नहीं आती। और यही फुटकल रचनाओं को डॉक्टर नागेंद्र क्या कहकर पुकारते हैं, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य मानते हैं, क्योंकि इनमें जो मुद्दे हैं वो कवि अपने अनुसार लेके बनाए हैं। तो क्या हम उनको साहित्य नहीं मानेंगे? नहीं दोस्तों, वो भी हमारे साहित्य का एक अभिन्न अंग है। उनको हम लोग अपने हिंदी साहित्य से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो भाषा है दोस्तों क्या है, हिंदी है। इसलिए जो डॉक्टर नगेंद्र है इसे क्या कहते हैं, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य कह के पुकारा है। दोस्तों काव्य को अच्छे से जानने के लिए
पहले हम लोगों को काव्य का स्वरूप जानना होगा। ठीक है, कि काव्य का क्या स्वरूप है और हम लोग काव्य को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, काव्य को हम लोग 2 श्रेणियों में बांटते हैं, एक श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वैसे काव्य होते हैं दोस्तों जिनको हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। और दृश्य काव्य जैसे कि हमको पढ़ के ही पता चलता है, कि जिसको हम लोग देख के और सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तो हम लोग दृश्य काव्य पे चर्चा नहीं करेंगे, कि दृश्य काव्य मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, टीवी आएगा, नाटक आएगा। ये सारे जो काव्य होते हैं वो किसके अंदर आ जाता है, दृश्य काव्य के अंदर आ जाता है। हम लोग मुख्य क्या पढ़ते हैं, श्रव्य काव्य पढ़ते हैं, जिसको हम लोग या तो सुन के पढ़ते हैं या तो खुद अपने किताब के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे काव्य को हम लोग श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य को दोस्तों हम लोग फिर 3 भागों में बांटते हैं, पहला गद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य और तीसरा दोस्तों चंपू काव्य। अब एक गद्य काव्य क्या है दोस्तों, गद्य क्या होता है, गद्य मतलब बच्चों होता है कुछ भी विस्तार से लिखा हुआ। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं जिसमें कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। ठीक ना, जैसे कहानी हुआ, उपन्यास हुआ, नाटक हुआ, ये सब क्या है, गद्य की विधाएं हैं। अब उसके बाद दोस्तों आता है पद। पद क्या होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, काव्य के द्वारा अपने कथा का वर्णन करते हैं। ठीक है, हम छंद का प्रयोग करते हैं, हम लोग दोहे का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि हम लोग गीतांजलि ले सकते हैं, या जितने भी कविता होता है दोस्तों, वो सारे किसके अंदर आते हैं, पद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है चंपू काव्य। ये चंपू क्या होता है, ऐसा काव्य दोस्तों जिसमें क्या है, गद्य में भी वर्णन कर रहे हैं, फिर पद भी कर रहे हैं। मतलब उस काव्य में दोस्तों थोड़ा सा गद्य होता है, फिर आगे पद होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा की बात करें तो यह एक चंपू काव्य में निर्मित रचना है, जिसमें कि थोड़ा सा गद्य है, फिर पद है, फिर थोड़ा सा गद्य है, फिर पद है। उम्मीद है दोस्तों कि मैं आपको समझा पाई होंगी। उसके बाद दोस्तों, गद्य को भी हम लोग बहुत से भागों में बांटते हैं और पद को भी हम लोग विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे गद्य को हम लोग कथा और आख्यायिका 2 भागों में बांट सकते हैं। कथा मतलब आप समझ रहे हैं, कहानी। आख्यायिका होता है दोस्तों जिसमें कि हम लोग किसी अपने आख्यान का वर्णन करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हमारा ध्यान पद पे रहेगा। तो पद को हम लोग दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। दोस्तों, ये प्रबंध काव्य क्या होता है दोस्तों, प्रबंध काव्य होता है कि जिससे कि हम किसी कथा को सुनाए जा रहे हैं, पद में सुनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग प्रबंध काव्य कहेंगे। और मुक्तन काव्य क्या होता है, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि घटना का हम लोग एक साथ वर्णन नहीं करते हैं। इसमें हम लोग किसी भी घटना का कहीं से भी वर्णन कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रबंध का उदाहरण ले तो बहुत से हो जाएंगे दोस्तों, जैसे कि रामचरितमानस हो जाएगा, आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, फिर से आपका दोस्तों आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत हो जाएगा। ये सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। और मुक्तन काव्य के अंतर्गत दोस्तों बहुत सी रचनाएं आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग कबीर दास की दोहे ले सकते हैं, रहीम दास के दोहे लग सकते हैं, जो कि एक का संबंध दूसरे से नहीं होता है। ऐसे काव्य को हम लोग मुक्तक काव्य कहते हैं। दोस्तों, प्रबंध काव्य को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा दोस्तों खंड काव्य। दोस्तों, महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य वो होता है दोस्तों जिसमें कि कुल 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग क्या होता है, सर्ग मतलब बच्चों भाग्य होता है। जैसे कि हम लोग कांड कह सकते हैं, जैसे रामचरितमानस में हम लोग बहुत सारे कांड देखते हैं, यह एक महाकाव्य है। ठीक है, खंड काव्य क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें 8 से कम भाग है, ऐसी रचना को हम लोग खंड काव्य कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।